नंदीग्राम में मतदान के घमासान के बाद बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी तो हार चुकी हैं। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। नंदीग्राम में तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। अरे उनकी उधर कोई जनाधार नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। हार गया। लेकिन ममता कर रही हैं पलटवार, बंगाल में सरकार बनाने की लगा रही है ललकार। I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also. লড়াই আমি করে নেব, শুধু ইলেকশনের সময়টা শান্ত থাকুন, কারণ ইলেকশন পরিচালনা আজকে দুঃখের সাথে বলছি। लेकिन क्या कह रही है बंगाल की जनता? कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला? आज यही जानने के लिए पश्चिम बंगाल में कोलकाता की 39 सीट के क्षेत्र पहुंचा है। 39 सीट पर ज्यादातर वोटर गरीब परिवार से हैं और यहां साल 2011 से ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का कब्जा है। इसीलिए टीएमसी ने यहां फिर से मौजूदा विधायक स्वर्ण कमल साहा को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल पर भरोसा जताया है। लेकिन 39 की जनता किसे जिताएगी? किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे? नहीं, अभी जो है फिलहाल वही ठीक है हम लोग का, और क्या अभी जो है वही ठीक है हम लोग का। अच्छा, बहुत कुछ है। देखिए, वेस्ट बंगाल में जो कन्याश्री है, स्कूल वगैरह पकड़ लीजिए, जैसा सबूत साथी है, स्वास्थ्य साथी है, लॉकडाउन का चलते जो खाद्य साथी का कार्ड हुआ है, सब कुछ सही तो है। जो अभी आपके यहाँ सरकार है, इससे आप खुश हैं कि नाराज हैं? नाराज भी है, खुश भी है, कोई अच्छा बात नहीं है। अपना वोट जिसको देना है देना। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? यही जानने के लिए मनोज्ञा लोईवाल शुरू कर रही हैं आज की बहस। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए चलेंगे मनोज्ञा लोईवाल के पास, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी की शिकायत की है और बीजेपी ने कहा है कल जिस तरह से गोकुल नगर के पोलिंग बूथ पर ममता बनर्जी करीब 2 घंटे तक बैठ गई थी, वो बहुत गैर जिम्मेदाराना था। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग के सामने शिकायत रखी गई है। पोलिंग बूथ पर आपको बता दें, कल ममता बनर्जी जब मतदान हो रहा था उस वक्त वो पोलिंग बूथ पर पहुंची थी, जिसके बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। दोनों ही पक्ष के लोग आमने सामने हो गए, जिसके बाद ममता बनर्जी वहां पर करीब 2 घंटे तक उसी पोलिंग बूथ पर बैठी थी और इसी को लेकर अब बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल की, जब ममता बनर्जी पोलिंग बूथ पर बैठी हुई थी। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं और जब वहां पर बैठी थी उसी को लेकर सवाल उठाए गए और अब बीजेपी ने औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग के सामने शिकायत रखी है कि पोलिंग बूथ पर ममता जिस तरह से बैठी थी वो ठीक नहीं था, गैर जिम्मेदाराना था, एक तरीके से लोगों को उकसाने की कोशिश थी, ये कहा गया है बीजेपी की शिकायत में। और अब सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल का, जो आपको बताएंगे बंगाल के लोगों की राय क्या है। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल, स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। इस समय जिस तरह से चुनावी माहौल है, मान लीजिए और यकीन मानिए कि लोगों में एक ओर जहां विश्वास है तो वहीं दूसरी ओर अविश्वास भी। ये तो तय कर देगी बंगाल की जनता की आखिरकार किसकी तरफ है इस बार जनता। लेकिन आज आपको बता दें, हम हैं इंटाली में और इंटाली की एक और तस्वीर है। इंटाली एक ऐसी विधानसभा सीट जहां हमेशा पिछले कुछ दशकों से तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन खूबसूरती इसकी ये है कि एक और नई हाई राइज बिल्डिंग्स है तो वहीं दूसरी ओर आपको कोलकाता की एक हल्की यानी कि दूसरी तरह की छवि भी दिख जाएगी। बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं, छोटे छोटे घर भी हैं, मकान भी हैं, झोपड़ियां भी हैं। ये खूबसूरती है कोलकाता की और यही खूबसूरती है बंगाल की जनता की भी, जो आज करेगी सवाल नेताओं से। हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की इसी विधानसभा सीट की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल। स्वागत है प्रियंका, आज आपका इस शो पर। तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं संदीपन साहा साहब, न सिर्फ आईटी सेल में है बल्कि 52 नंबर वार्ड के काउंसलर हैं और यहीं के विधायक स्वर्ण कमल साहा के बेटे भी। तो क्या हम ये कहें कि इतनी बार एमएलए बनने के बाद इस बार एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं।
एंटी इनकम्बेंसी वहीं पे काम करता है जहाँ पर इनकम्बेंसी है। यहाँ पे इतनी तरक्की हुई है और तरक्की हो रही है कि इस बार यहाँ की जनता बोल रही है कि पिछले बार जितने मार्जिन से जीती थी उससे भी ज्यादा मार्जिन भारी मतों से यहाँ पे जिता के स्वर्णकमल शाह को विधानसभा में ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करने के लिए भेजा जाएगा। नंदीग्राम में जिस तरह की लड़ाई हुई और जो देखा, उससे तो ऐसा लग रहा है बीजेपी जिस तरह से बार बार कैंपेन कर रही है, उसे देखकर क्या कहेंगे? देखिए, लड़ाई वही करता है जो चुनाव हारने के कगार में हो। तो बीजेपी लड़ाई कर रही है क्योंकि वो हारने की कगार में है और हम जीतने की कगार में। हम लोग जीतेंगे, ये बात निश्चित है। जनता हमारे साथ है और जनता जनार्दन होती है। उनके समर्थन जिनके साथ है वही जीतेगी और जनता का समर्थन ममता दी के साथ ही है। ममता दीदी के साथ है, जनता ताली बजा रही है। प्रियंका, लग रहा है कि इस बार जनता बीजेपी के साथ है कि सिर्फ दिख रहा है कि हवाबाजी है? वो तो 2 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां इनकम्बेंसी होती है। 58 नंबर वार्ड में आप खड़े हैं, यहां का काउंसलर इनके साथ नहीं। क्या कारण है? आप जिस आरोप को लगा रही हैं उसको तो प्रूव करना होगा, लेकिन इस समय जो स्थिति है, क्या में आप खड़ी हैं वहां के काउंसलर किसी भी प्रोग्राम में मौजूद नहीं। ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं तो क्या है? तो क्या वो भी बीजेपी के साथ है? टीएमसी तो बार बार यही कहती है कि सारे नेता बीजेपी ने खरीद लिए। मुझे मतलब ही नहीं टीएमसी का अंदर और बाहर क्या है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो करके दिखाएंगे। जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं यहाँ, जो 10 साल में बद से बदतर हुई है, वहां अगर प्रियंका तिबड़ेवाल एमएलए बनती है, हर जगह प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट होगा। क्या ये कहें कि अब केंद्र की स्कीम्स पर चुनाव लड़ा जा रहा है बंगाल में, क्योंकि दीदी तो स्कीम्स आने नहीं देती हैं अधिकतर बंगाल में केंद्र की? देखिए, जितनी झुग्गी झोपड़ी है वहां पे तो बत्तियां लग चुकी है, पानी की व्यवस्था हो चुकी है, टॉयलेट बन चुका है। अब अगर बीजेपी सरकार आएगी तो ये झुग्गी झोपड़ी उठ के प्रोमोटर के हाथ में जाके यहाँ पे बिल्डिंगें बनेंगी और गरीबों को निकाल दिया जाएगा। क्या यही इनकी पॉलिसी रही है और यही पॉलिसी यहाँ भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश लेके, सोच लेके ये लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होगा। क्या यही सोच है जो आप कह रही है केंद्र की स्कीम? उल्टा चोर कोतवाल को डाके हैं। प्रमोटिंग में कौन आगे है पूरा कलकत्ता जानता है। पिताजी को साथ लाए होते तो कागज से जवाब देती। क्या अब आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप ही झूठ कह रहे हैं, कागजों पर बात आ गई है? आप तो कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, सीए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, यहाँ तो आरोप ही लग गए। नहीं, देखिए, आरोप लगाने वाले आरोप लगाएंगे। अब ये बोल रही है कि पिताजी को साथ लाते। अरे जिसका टक्कर बेटे से नहीं कर पाएगा पिताजी तो दूर की बात है। इसका भी जवाब आप देंगे? बेटे में दम था तो पिताजी बेटे को उतार के रखते, बेटे का भी जवाब दे देते। लेकिन जब आप बात कर रही हैं नंदीग्राम की, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि नंदीग्राम जीत गई, किस आधार पर? टीएमसी भी यही कह रही है कि हम जीत गए हैं। मैंने तो आपको पहले ही सेंटेंस में कह दिया, दूध का दूध और पानी का पानी 2 तारीख को हो जाएगा। जनता का समर्थन कल देखने मिल गया नंदीग्राम में। टीएमसी ने कहा कि हमारे लोगों को बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। यही बताता है कि ये खुद ही मान लिया कि ये हार चुके हैं। आज के चलिए जनता से ही पूछ लेते कि आखिरकार जनता के क्या है सवाल, क्या पूछ रहे हैं, क्या है आपके सवाल आज के? हमारा सवाल यही है, जिस तरह का प्रियंका जी बोले, देखिए यदि हम अपना नाम मोहम्मद साबिर लिखेंगे तो बाप का नाम मोहम्मद प्यारू लिखेंगे। बाप का पहचान बेटा से होता है। और रहा सवाल 10 साल में जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में काम किए और बंगाल के टक्कर में पूरा दिल्ली चले आए। सवाल क्या? सवाल है सन्नो कुमार शाह अच्छे से अच्छे वोट से हैट्रिक करेंगे। ये तो बात हुई आपकी विश्वास की, लेकिन अब बात करते हैं सवाल की। सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि जो बोल रहे हैं कि 10 साल से काम किया, टेंगड़ा में कौन सा काम का ये मुझे जानना है। यहाँ पे ना पानी है ना कोई नल है, टट्टी का पानी में हम लोग बात करते हैं। जब बारिश होता है तो किस तरह से काम हुआ ये मुझे जानना है सोनादा का लड़का से। टीएमसी के मेरा सवाल है, 58 वार्ड में लड़की और बच्चा लोग मेल न्यूट्रिशन के अंदर शिकार है। आंसर दीजिए, क्यों शिकार है? इतना क्यों शिकार है? मैं साहब बाबू से पूछना चाह रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि इतना उन्नयन हुआ है। 5 सरकारी स्कूल ऐसा दिखा दे तो हम मान लेंगे कि उन्होंने काम किया। काम हुआ है, झुग्गी झूठकी हट कर देखिए लंबा लंबा बिल्डिंग हो रहा है। लंबी लंबी बिल्डिंग बन रही है तो यही बीजेपी भी कह रही है। सबसे पहले कोई मेरे दादा है, कोई मेरे दीदी है, ये हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे बंगाल में सिखाया है
किसी को नहीं साहा बाबू व किसी को लड़की औरत बारमुंडा नहीं। हमारा सवाल है हमारे प्रियंका दीदी से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री दीदी है तो हम शायद उनको दीदी बोल के हम संबोधन करेंगे। तो दीदी का है, जो दीदी सभी बोल रहा है सोनार बंगला बनाएंगे, तो सोनार बंगला बनाने के लिए कौन कौन चीज चाहिए ये दीदी को पूछना है। थोड़ा सा प्लीज 1 मिनट। हाँ, दीदी बोलेगा और हम लोग बोलेंगे सोनार बंगला में कौन कौन चीज नहीं है, यही है सवाल। हाँ मैडम साहब ये सवाल करना चाहते हैं। मैडम आके बोले कि हम लोग जेंटल पार्टी है, तालीम याफ्ता पार्टी है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपका तालीम याफ्ता मोदी जितने भी वादा किए एक भी वादा पूरा किए? 1 मिनट दीदी, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मोदी है मदारी, उनको झूठ बोलने का क्या बीमारी है? 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट और दिन भर झूठ झूठ झूठ। आप ही बता दीजिए, इतना झूठ बोल रहे हैं कि मोदी जी हर बार आते हैं वादे दावे करके चले जाते हैं फिर भूल जाते हैं। देखिए, पहले जो पीछे भाई साहब बैठे थे उन्होंने मुझे बहन कह के एड्रेस किया, वो ये जानना चाहते हैं कि सोनार बंगला होगी तो क्या होगा। उनकी बात का जवाब देती हूं। सोनार बंगला हुई तो गरीबों के पास 2 वक्त का खाना होगा। सोनार बंगला हुई तो 5 रुपया लेके भीख का भोजन नहीं मिलेगा। सोनार बंगला हुई तो अस्पताल होंगे। सोनार बंगला हुई तो नौकरियां होंगी। सोनार बंगला हुई तो औरत से सुरक्षित रहेंगी। और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उनका भी हाल थोड़ा बता देते। देखिए, सोनार बंगला का बात किया जा रहा है। बंगाल ऑलरेडी सोनार बंगला है। ये 10 साल में बंगाल की जीएसडीपी 53% बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम लोगों की डबल हुई है इस 10 साल में। यही सोनार बंगला है। लेकिन ऐसा क्यों है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं? फिर सबसे ज्यादा पलायन बंगाल से क्यों है? इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप एवरेज रेट देखिएगा उससे कहीं कम है बंगाल में। तो बंगाल, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट एक ग्लोबल इश्यू है, इंडिया में भी है, लेकिन जो नेशनल एवरेज रेट है उससे कहीं कम है बंगाल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये बात साफ जाहिर है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो रही है। 34 साल बंगाल जिस अंधेरे स्कूल टीचर्स का एम्प्लॉयमेंट आपको पता है ना, टेट में क्या हाल हुआ है? जनता से ही पूछ लेंगे। अभी क्या है सवाल? हर इलेक्शन के पहले बीजेपी के द्वारा बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है। क्यों? हर इलेक्शन से पहले क्यों? इसके पहले कहाँ रहते हैं बीजेपी? और इलेक्शन में टाइम पे याद आता है आप हिंदू है, आप मुस्लिम है। खाली चुनाव के समय ध्रुवीकरण के लिए क्या बीजेपी इस्तेमाल करती? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है, जब हॉस्पिटल में माँ जाती है बेबीज के लिए डिलीवरी के लिए, एक बेड में 2 माँ 2 बच्चे क्यों रहते हैं? अस्पतालों की हालत पर ही सवाल है। सवाल मेरे सवाल है प्रियंका जी से। मोदी जी बांग्लादेश में गया था, वहां पर बोला है बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध के टाइम में सत्याग्रह किया था, जेल में भी गया था। कौन जेल में गया था ये हमको बता दीजिए आप। सवाल सीधा प्रियंका टिब्रेवाल से ही कर लेते हैं, आप ही बता दीजिए। बांग्लादेश जाकर कैंपेन करने की जरूरत पड़ रही है क्या बंगाल के लिए? देखिए, ऐसा है, हम तो जात धर्म इन सारी चीजों की बातें नहीं करते। ये बातें तो 10 सालों में मुख्यमंत्री ने की हैं। सिर्फ बातें नहीं, उनके कपड़े बताते थे कि वो किन के लिए खड़ी हैं। उनकी तस्वीरें, उनकी होर्डिंग बताती थी। आज चंडी पाठ की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? तो जिस भाई साहब ने कहा कि इलेक्शन के पहले हिंदू की बात कर रहे हैं, तो हम तो शुरू से कहते हैं जय श्री राम। ये चंडी पाठ जो कर रही हैं उनसे पूछिए। आपको अब चंडी पाठ की जरूरत क्या पड़ गई? इसके पहले चंडी पाठ नहीं याद आता था, सरस्वती जी की याद नहीं आती थी। देखिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है जो उनको वोट देती है, जो नहीं देती है। वो मुख्यमंत्री है हर धर्म की, हर धर्म के लोगों की, हर जाति के लोगों के। तो वो सभी धर्म को लेके चलती है, वो सिर्फ एक धर्म को लेके नहीं चलती है। यही भारतीय संस्कृति है, यही बंगाल की संस्कृति है, और यही संस्कृति को ममता बनर्जी और आगे की तरफ लेके जा रहे। इंसानों में फर्क नहीं करना है, इंसान इंसान होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकार के भाते में ये बातें, ये जो है बराबरी की बात नहीं है। अगर बराबरी की बात होती तो आज उन मुसलमान भाइयों को दूध देने वाली गाय क्यों कहा गया? जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। नंदीग्राम में तय हो गया है
कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। नंदीग्राम समेत पश्चिम बंगाल में 2 चरण का चुनाव पूरा हुआ। खूब गूंजा श्री राम, खूब हुआ संग्राम। लेकिन 2 चरण के दंगल के बाद भी बंगाल की सियासी लड़ाई अभी बाकी है। আমি একা জিতলে তো লাভ নেই, আমি তো জিতবই, কিন্তু আমার সাথে এরা যদি না জেতে তাহলে নাম্বারগুলো কি করে বাড়বে? আর নাম্বারগুলো না বাড়লে আমি 200টার বেশি সিট না পেলে আমি গভর্নমেंट কি করে তৈরি করব? पश्चिम बंगाल में अब तक 60 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, यानी हर पार्टी का भविष्य इन 60 सीटों पर तो तय हो गया। लेकिन बाकी 234 सीटों की जंग का प्रचार चालू है। देखिए, ये तस्वीरें तब की हैं जब ममता बनर्जी नंदीग्राम का चुनावी अभियान पूरा कर कोलकाता के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुई और फिर ताबड़तोड़ रैलियां भी शुरू की। कूच बिहार की रैली में ममता ने अपने समर्थकों को संदेश दिया। যতই ভয় দেখাক গিয়ে কুরকুর করে বলবে, ওরে ওরা তো মুসলমান, তুই তো হিন্দু, ভোটটা দিবি না। তো মমতা ব্যানার্জি কি হিন্দু না মুসলমান? আমার টাইটেলটাও তো আমি ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, কিন্তু আমি যদি বলতে পারি হিন্দু মুসলিম শিখ খ্রিস্টান সবাই আমার ভাই বোন, ওরা কোন হরিদাস? तो बीजेपी की तरफ से आज प्रचार का मोर्चा संभाला गृह मंत्री अमित शाह ने। आज 2 रैलियां की उन्होंने और 2 बड़े रोड शो भी। हर मंच से अमित शाह ममता पर कठोर ही दिखे। नंदीग्राम में तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। बाद में उनके एडवाइजर गए कि दीदी कहां से लड़ोगी? उन्होंने कहा उत्तर बंगाल के अलावे कहां से भी लड़ा दो, उत्तर बंगाल वाले मुझे नहीं जिताने वाले। दीदी जो है ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। 3T मॉडल पर इसके 3T क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। अमित शाह कूच बिहार में ललकारे तो हुगली में अभिनेता और बीजेपी के स्टार प्रचारक बने मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा रोड शो किया। बड़ी सी गाड़ी पर फूलों की बरसात करते हुए बीजेपी की ताकत दिखाकर मिथुन चक्रवर्ती बोले कि बंगाल में 10 साल पहले जो परिवर्तन हुआ वो गलत था, अब बीजेपी के आने से ही सही परिवर्तन होगा। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अब परिवर्तन होगा, ये सब झूठ था। अगर परिवर्तन किस लिए मांगे थे हम, क्या किसी को मारेंगे नहीं, किसी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटेंगे, पानी नहीं काटेंगे, गांव से हटाएंगे नहीं, अब वही काम आप कर रहे हो। क्या का परिवर्तन? परिवर्तन अब होगा, ना कोई राइट्स होगा, ना संतरास होगा, ना हिंसा होगा। पश्चिम बंगाल में इस बार 8 चरणों में चुनाव होने हैं। तीसरे चरण की वोटिंग 6 अप्रैल को होगी, यानी प्रचार के धमाल की सियासी पिक्चर अभी बाकी है। हिंदू मुस्लिम सिख ख्रिस्टान सबाई हमारे भाई बोन, ओरा कौन हरिदास? असम में दूसरे चरण के मतदान के बाद एक बीजेपी के नेता की गाड़ी से जब ईवीएम निकला तो एक सियासी भूचाल जैसा आ गया। अब सवाल ये हुआ कि कांग्रेस ने सीधा निशाना इस समय साध दिया है बीजेपी और चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग ने भी इस पर एक लंबी चौड़ी सफाई दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रात का अंधेरा और अंधेरे में एक गाड़ी के पास लोगों का हंगामा। तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद लोग इस तरह से गुस्से में हैं।
ये तस्वीरें असम के करीमगंज जिले की हैं। जिस गाड़ी को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका नंबर है AS10B0022 और आरोप ये है कि इस प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम मिली है। लेकिन बवाल की वजह सिर्फ गाड़ी में ईवीएम का मिलना नहीं है, बल्कि ये जो गाड़ी है वो बीजेपी के पत्थरकंडी से उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब यही वजह है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकारी पक्ष हेराफेरी करने में जुटा है। किस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के वजह से ये ईवीएम ऐसे बाहर निकाला, एमएलए का गाड़ी में कैसे मिला, इसको चुनाव आयोग सारा देश को इसको जवाब देना है। सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए इसका ऊपर, और इंक्वायरी होकर जो पॉलिटिकल लीडर इसमें इन्वॉल्व है उनका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। चुनाव आयोग की सफाई ये है कि जिस गाड़ी से ईवीएम जा रही थी वो खराब हो गई। खराब मौसम और जाम की वजह से ईवीएम ला रही टीम ने अपने स्तर पर गाड़ी का इंतजाम कर लिया। ईवीएम वीवीपैट मशीन की जांच की गई तो पूरी तरह से सीलबंद और सुरक्षित पाई गई और उनसे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई थी। इस सफाई के बावजूद आयोग ने संबंधित बूथ पर ड्यूटी में तैनात 4 पोलिंग कर्मचारियों को सस्पेंड किया है और रतबाड़ी विधानसभा सीट के इस बूथ का चुनाव रद्द कर दिया गया है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्वीट करके लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब, बीजेपी की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तो पूरी घटना को स्क्रिप्टेड बता रही हैं। क्या स्क्रिप्ट है? चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई। गाड़ी बीजेपी के प्रत्याशी की निकली। मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय इलेक्शन कमीशन, माजरा क्या है? आप देश को इस पर कुछ सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोले इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को वणक्कम, जबकि कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी बेबुनियाद बता रही है। हमारी नीयत क्या है वो जनता सर्टिफाइड कर रही है, और आपकी नीयत क्या है कि आपको विपक्ष की पार्टी के लेवल की भी सीटें नहीं दी। असम में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे दौर का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन इस ईवीएम विवाद ने राज्य में चुनाव को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। चलते हैं स्पीकर के पास कि आखिरकार क्या चंडी पाठ और धर्म के आधार पर ही होगा बंगाल का चुनाव? जी, ममता बनर्जी तो पहले से ही ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स कर रही है। यहाँ पे काउंसिलर का बाबा एमएलए के लिए खड़ा हुआ है, तो ममता दीदी तो चंडी पाठ ही बोलेगी ना, बिकॉज वो तो पहले से ही मुसलमानों के बीच भी वो भी डिवाइड कर रहे हैं। हमने पहले शो में आपको बोला था अगली बार, एवं हिंदू के बीच भी बंगाली और बंगाली वो भी कर रही है। क्या सिर्फ डिवाइड एंड रूल इसी के आधार पर आएगी वापस तृणमूल? देखिए, हम तो इसके बिना पे चुनाव नहीं करते। हम लोग चुनाव करते हैं डेवलपमेंट के विषय पे हम लोग चुनाव करेंगे और उसी के विषय में वोट होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप इतने देर से सवाल किए हैं, ये जो आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, हमारी मुख्यमंत्री तो ममता दी है, इनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? ढूंढते रह जाएंगे इस सवाल का जवाब। बताइए, अभी बता दीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और क्या सिर्फ धर्म के आधार पर होगा बंगाल में? ये डर अच्छा है, ये डर अच्छा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कहती हैं कि मुझे कम से कम 200 सीटें चाहिए, वरना सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि इनको पता है मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा, बनेगा भी, दिखेगा भी। इंतजार करिए। कल आप कीजिए इंतजार, कल मिलेंगे आपसे फिर एक बार आरामबाग से और आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या सोच रही है हुगली की जनता। कोलकाता में आज फिलहाल इतना ही। मेरी टीम सुजीत सामल और सूरज पांडे को दीजिए इजाजत। देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आपका पसंदीदा शो, क्योंकि चुनाव मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।